सबका स्वागत और अभिनंदन दृष्टि की इस पीसीएस सेगमेंट के अंदर। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह और आज हम और आप इसलिए आमने सामने हुए हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एमपी पीसीएस के अंदर सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के अंदर प्रारंभिक परीक्षा जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के खंड से जो प्रश्न वर्ष 2019 में आए थे उनको हम सॉल्व करने के लिए आमने सामने हुए कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे, आयोग ने आपसे कौन से प्रश्नों को पूछा था और उसके सही ऑप्शन के साथ कुछ और भी उसके साथ में ऑप्शन रहते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी कमोबेश हम करते चले ताकि आने वाले एग्जाम में शायद वो आपको और सहायता प्रदान कर सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न था, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है वह सर्वविदित है कि वो ऑक्सीजन है और ये 65% होता है और ये चारों मिलकर के 96% के आसपास होते हैं। चारों मिल जाते हैं तो 96% के आसपास होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है 65 है, नाइट्रोजन 3.3% होता है, एवरेज है ये, ठीक है। और कार्बन जो होता है दोस्तों वो आपका 18.5 और हाइड्रोजन 9 और हाइड्रोजन जो है दोस्तों वह रहेगा आपका 9.5 का, ठीक है ना, 9.5 रहेगा। ये एवरेज है और ये भी एवरेज है। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको आप एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेकिन जो सही आंसर है इसका वह रहेगा ऑक्सीजन, जो सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। एक बार इसको आप पॉज करके और फिर आगे ले चलिए ताकि हम भी इसको अच्छे से समझ पाए कि ये प्रश्न की उपादेयता क्या रही थी। सेकंड प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। हालांकि ये टॉपिक अपने पाचन तंत्र में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख के अंदर तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनमें से क्रमशः टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और टाइलिन जो होता है दोस्तों ये क्या करता है, जो हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है उसको किस में बदलते हैं। मान लीजिए स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसको ये बदल देता है माल्टोज में। कौन बदल देता है, यह टाइलिन। और फिर माल्टेज एंजाइम अंतिम में आंतों के अंदर माल्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर के मुख की गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। लगभग एक अनुमान के अनुसार लगभग 30% का पाचन मुंह में ही हो जाता है भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रोटीन ये आपके आमाशय से शुरू होता है और आंतों तक इसका पाचन चलता है। वसा का भी यही हाल होता है, ये आपके आमाशय से होता हुआ और आंतों तक पाचन होकर के अंतिम रूप से शेष आंत के द्वारा इसका जो सरल रूप होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल और इसका अमीनो अम्ल है ना, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को तो लसिका में मिला देता है। इस अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, उन दोनों को जो शेष आंत जिसे इलियम कहते हैं ये ब्लड में मिला देती है। तो पाचन की प्रक्रिया उसमें पूर्ण हो जाती है। एक बार पॉज कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है। एंड्रोजन हार्मोन जिसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, वो कहां से आपके स्रावित होता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। हमारे वृषण के अंदर की संरचना होती है जिसका नाम होता है आपका सरटोली कोशिका, इसे बोलते हैं सरटोली कोशिका।
सर्टोली कोशिका को अंदर बनाया जाएगा। बाहर जो संरचना आपको दिखाई दे रही है तो बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं। इस सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से, देखिए जरा, ऐसी, ऐसी और ऐसी, और संरचनाएं भी पाई जाती हैं इस प्रकार से। जो ये रेड वाली मैंने बनाई है इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, और ये शुक्राणु को पोषण देती है सर्टोली कोशिका। और ये जो नीले वाली है इसको बोलते हैं जर्म सेल, यानी जर्मिनल सेल जिसे कहते हैं, जनन कोशिका। इसे जर्मिनल कोशिका भी कहते हैं, और इसी से शुक्राणु का जन्म होता है, ठीक है ना। पहले स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ के अंदर बदलता है ये, जिसे शुक्राणु कहते हैं। और इनके बीच में कुछ स्थान पाया जाता है, इसको अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, अंतराली कोशिका। और इसी में पाई जाती है लेडिंग सेल। लेडिंग सेल पाई जाती है, और लेडिंग सेल से ही एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाएं पोषण देती हैं शुक्राणु को। जर्मिनल कोशिकाएं, जनन कोशिका जो है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। और म्यूकस जो होती है ये अमाशय में पाई जाती है, और ये म्यूकस जो है HCl के प्रभाव को कम करती है और आपके अमाशय को HCl से बचाती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज इसके साथ में थी। एक बार पॉज करिए इसको और फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण, मान लो कोई पौधा है, एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरण होना कहलाता। मान लीजिए दो फूल है आपके पास में, एक फूल ये और एक फूल ये, इसके पराग कोश से परागकण जो मेल पार्ट है इसका, और उसकी जो वर्तिकाग्र है फीमेल, वर्तिकाग्र इस प्रकार से होती है दोस्तों, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको वर्तिका, वर्तिकाग्र सिग्मा बोलते हैं। फिर ये स्टाइल, और ये ओवरी होती है, अंडाशय, अंडाशय। तो इसके ऊपर आकर के वो परागकण गिरे, यहां से परागकण निकला और इसके ऊपर आकर के गिरे, ये दोनों ही फूल, ये परागकण यहां से निकलेगा, परागकण यहां से निकलेगा, यहां आया, ये वर्तिकाग्र है जो इस फूल की है। और उसी पौधे पे एक और फूल है जिसके ऊपर परागकण जो कि मेल पार्ट है, वर्तिका फीमेल पार्ट के अंदर आती है। तीनों को मिलाकर के कहा जाता है स्त्री केसर, स्त्री केसर कहा जाता है। यानी स्त्री केसर का मतलब ये होता है कि ये आपकी पिस्टल का निर्माण करती है, फीमेल पार्ट का निर्माण करती है। तो जब ऐसा गिरता है तो एक ही प्रकार के पुष्प है, तो इनको बोलते हैं सजातीय पुष्पी, सजात पुष्पी परागण। और किसी और पुष्प के ऊपर गिरती जाकर के दूसरे के, तो उसे बोलते हैं पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका जो सही आंसर बनता है वो आपका बनता है सजात पुष्पी परागण। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ये आपके प्रौद्योगिकी का है। MP मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसका स्नेह कंप्यूटर विज्ञान से सबसे ज्यादा है, तो वहां से भरमार है प्रश्नों की, और किसी को हो ना हो, लेकिन ये एक अलग से आपको सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी से दिया हुआ है। तो कार्टो सैटेलाइट, यहां पूछा गया निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान ग्रह है, ठीक है। तो जो कार्टो सैटेलाइट है ये मैप बनाने के लिए काम आता है, कार्टो सैटेलाइट। कल्पना एक, ये मौसम संबंधी उपग्रह है, मौसम से संबंधित जानकारियों को देता है, ये मौसम संबंधी जानकारी देता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जानकारी देता है।
इनसेट ई 2E, ये इनसेट श्रेणी का, इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल श्रेणी का अंतिम उपग्रह था। और इसका मुख्य काम टेलीविजन से, मौसम विज्ञान से, प्लस इस प्रकार की संचार प्रणालियों के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो सत्यभामा है यह आपका सही आंसर है। इसे सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई के विद्यार्थियों ने और वहां की फैकल्टी ने इसका निर्माण किया था, जो कि शिक्षा के लिए काम करता है। ये शिक्षा क्षेत्र के अंदर शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, शिक्षा के लिए काम करता है। और ये बेसिकली इसका जो प्रमुख काम है वो आपके ग्रीन हाउस गैसों की जानकारी को प्राप्त करना है। ग्रीन हाउस गैसों, ग्रीन हाउस गैस के लिए, उसकी पहचान के लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार पॉज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी हिसाब से। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? सर्वविदित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही आंसर जो है वो इसका है, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। और इन्हीं के आपके प्रयासों के द्वारा जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जब भारत में परमाणु कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था तभी इसके बारे में स्टार्टिंग हुई थी। डॉक्टर सतीश धवन जो है ये आपके एक प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक हैं। और होमी जहांगीर भाभा जो है ये परमाणु ऊर्जा को भारत के अंदर स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। परमाणु ऊर्जा को भारत में स्थापित करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ये भी एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। और डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई जो है वह आपके इसका सही आंसर। और वर्तमान में एस सोमनाथ जो है वो इसरो के नए अध्यक्ष अभी ही के सिवन के स्थान पर उन्होंने इस पोजीशन को ग्रहण किया है। तो एक बार इसको पॉज करके देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हुआ इसका? कंप्यूटर क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस, ये वो वायरस नहीं जिसने अभी 2 साल तक भारत को और पूरे विश्व को परेशान किया। ये वायरस अलग चीज, एक सॉफ्टवेयर होता है अपने आप में, छोटा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी सेगमेंट में जाकर के वहां पर की फाइलों को जो है वो डिस्टर्ब करता है, डिलीट कर सकता है, मॉलफॉर्म कर सकता है। तो इसका जो पूरा नाम जो होता है कंप्यूटर वायरस में जो पूरा आपको लिखा गया है तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो कंप्यूटर क्षेत्र में जिसे हम वायरस कहते हैं वो आपका वायरस यही होता है जो कि आपकी फाइलों को नष्ट करता है और आपके कंप्यूटर के अंदर उन सब कार्यों को करता है जो कि सुचारू श्रेणी की श्रेणी में नहीं आते हैं। सुचारू रूप से जो कंप्यूटर चल रहा है उसको डिस्टर्ब करता है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। जो अनअधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, बिन बुलाया मेहमान, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, उल्टे पुल्टे काम करता है, वैध उपभोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है, जो काम नेचुरली चल रहा है उसको डिस्टर्ब करता है, प्लस उसके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, वह कहलाता है, या एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कंप्यूटर साइंस से, उसे कहा जाता है क्रैकर। ये काफी बार पूछा गया है, क्रैकर कहते हैं। यानी क्रैकर वो लोग होते हैं जो दूसरों के कंप्यूटर से उस पर जाकर के और उसके ऊपर अपना अधिकार जमा करके सर्वर पे जाकर के उसके साथ वहां पर उल्टी पुल्टी जानकारियों को कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सारा काम यहां पर लिखा हुआ है वो सब घटित होता है। यानी क्रैकर जो होते हैं वे लोग जो दूसरे के कंप्यूटर पर जाकर
उनके सर्वर से जुड़कर ये उपरोक्त सारे काम जो है वो करवाते हैं। वहां जाने के बाद सूचनाओं में फेरबदल करते हैं, सूचनाओं में फेरबदल करते हैं, उनको बोलते हैं आपके क्रैकर। व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसको संरक्षित रखते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर। यानी ये हमारे शुभ चिंतक है, ये नैतिक कंप्यूटर हैकर होते हैं, नैतिक कंप्यूटर हैकर होते हैं जो कि सुरक्षा के लिए काम करते हैं। प्रोग्राम, जैसा आप जानते हैं कि प्रोग्राम के लिए काम किया जाता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वह एक सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रबंधन के लिए, गवर्नमेंट और आपके प्रोफेशनल प्राइवेट जो है उन दोनों के लिए अपना काम करवाता है। उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है ना, प्रबंधन सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। पॉज कर लीजिए, सही आंसर इसका क्या होगा? क्रैकर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध नहीं। साइबर स्पेस का मतलब होता है कि आईटी सेक्टर के सारे उपकरण इंटरनेट की सहायता से जब जुड़े हुए हों उसे बोलते हैं साइबर स्पेस, और उसके अंदर आप सेंधबाजी करते हैं तो वो कहलाता है साइबर अपराध करने वाला, है ना। तो उसके अंदर क्या आता है? एक पहला नंबर आता है फिशिंग। ये कई बार कंप्यूटर शब्द के अंदर देखा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी है। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी है। इसमें किसी भी व्यक्ति से पासवर्ड पूछा जाता है। आप जिस तरह से आजकल की दुनिया में देख रहे हो, पासवर्ड पूछ लिया, एक मैसेज भेज दिया कि आपके पास में इसका ओटीपी बताइए, या इसका किसी प्रकार का कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे प्राप्त कर लिया जाता है, और उसके चलते जो है आपके बैंक अकाउंट को साफ कर लिया जाता है, तो वह आपका फिशिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग, ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, जिसके अंदर कोई संगठन है, कोई संस्था है, किसी व्यक्ति विशेष का आप आईटी सेक्टर के उपकरणों के द्वारा, संचार के उपकरणों के द्वारा उसका पीछा करते हैं, उसे बदनाम करते हैं, उसे किसी प्रकार के लांछन के साथ जोड़ते हैं, वह आपका क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि किसी प्रकार से मैं साइबर स्पेस में जाकर के किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को हैक कर लूं, और जैसे सिम क्लोनिंग करना होता है या पासवर्ड क्लोनिंग करना होता है, वो इसी के अंदर आते हैं। फिर जो इसका सही आंसर है वो ऑनलाइन चैटिंग। आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो ऑनलाइन चैटिंग जो है एक साइबर अपराध नहीं है, एक सामान्य कार्यक्रम है जिसके अंदर दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति आपस में जुड़ करके आपस में बातचीत करते हैं, सो बोलते हैं ऑनलाइन चैटिंग। जैसा आजकल भी हमारे साथ होता है ऑनलाइन चैटिंग, है ना। आइडेंटिटी जो थेफ्ट होता है वो एक प्रकार का फ्रॉड होता है, वो एक प्रकार का फ्रॉड होता है। तो इस चीज को देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन चैटिंग जो एक साइबर अपराध के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट, ईमेल पता mark.stall@itdesk.info का डोमेन का मतलब होता है वह एड्रेस जिसको हमने इंडिकेट करना है, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, ठीक है। पहचान स्ट्रिंग है, ये एक पहचान स्ट्रिंग है। डोमेन का मतलब पहचान स्ट्रिंग है, और यह वह एड्रेस है जिसको हमने मेल करना है। यानी वेबसाइट का ब्लॉग के लिए, वेबसाइट या ब्लॉग के लिए एड्रेस है, वेबसाइट या ब्लॉग का एड्रेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आपका डोमेन। जो यहां पर जो है वो इस प्रकार का ITDesk.info, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बताती है कि इस एड्रेस के ऊपर ये पहचान स्ट्रिंग है जो कि आपको आगे जा करके बतानी है, और सारे अधिकार जो प्रशासनिक को वो सभी इसी को प्राप्त हैं, तो ये वही ईमेल इसको प्राप्त करेगा, यानी ईमेल को वही लोग प्राप्त करेंगे जिसको ये ITDesk.info कहा दिया है। इसके पीछे इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन, इसी प्रकार से और भी पीछे लगे होते हैं .in .co .ta, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डोमेन नेम होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ITDesk.info इसका सही आंसर होगा। पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला साइबर लॉ जो भारत के अंदर ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा बनाता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से
व्यापार करना, कॉमर्स करना, यानी दो आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट टू आपका पीपल का हो सकता है, या दो संस्थाएं आपस में कर सकती हैं। किसी प्रकार के जो आपके कारोबार हैं उनको आप क्या कहते हैं, ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर बिना आपसी मेल जोल के केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों की सहायता से कॉमर्स यानी व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो कई प्रकार के होते हैं ये आपके, है ना, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कंज्यूमर, इस प्रकार के कई प्रकार के आपके होते हैं। आज की इसकी परिभाषा बहुत विस्तृत हो गई है, बहुत विस्तृत हो गई है। पहले कोई मैन्युफैक्चरर था, उससे मैन्युफैक्चरर के साथ ही होता था, आजकल मैन्युफैक्चरर से सीधा आपके कंज्यूमर के साथ में हो सकता है। मान लीजिए जैसे रिलायंस है, तो वो मैन्युफैक्चर तो नहीं है, लेकिन मान लो कोई ऐसी संस्था है जो सीधा माल अपने ग्राहकों को बेचती है, वह भी आता है। दो बड़े व्यापारी भी आपस में कर सकते हैं। इसके लिए कानूनी ढांचा जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में दिया गया था। ये कानूनी मान्यता थी कि जिसके अंदर ई कॉमर्स को जो सर्वसम्मति से मान लिया गया था। इसकी एक रूपरेखा को दिखाया गया था कि इस दायरे के अंदर ई कॉमर्स को करना अनिवार्य है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वह ये था 2000 सन। और ये निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर के ऊपर आपको पूरा लाडला टॉपिक है आपके एमपीपीसीएस का, ठीक है ना। तो इसके ऊपर देखो, भाषा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है वो आपकी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी मशीनी भाषा, मशीनी भाषा। दूसरी होती है आपकी लो लेवल या निम्न स्तरीय भाषा, जिसको असेंबली भाषा भी कहते हैं। निम्न स्तरीय भाषा जिसको असेंबली भाषा भी कहते हैं। मशीनी भाषा 0 और 1 के अंदर काम करती है, बाइनरी के अंदर करती है, ठीक है ना। और असेंबली भाषा में निमोनिक्स काम में लिए जाते हैं। सपोज करिए कि मध्य प्रदेश का कोई भी शहर है, या दिल्ली है, या राजस्थान में कोई भी चीज है, जयपुर है, तो जयपुर को लिखेंगे JPR, तो ये आपका निमोनिक्स है और ये मशीनी भाषा है। इसी को मशीनी भाषा में बदला जाता है। और फिर आती है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ये सबसे आसान होती, इसको समझना आम बोलचाल के लिए भाषा में काम में लेते हैं, उसी प्रकार से बड़ी इजी होती है। और इसको भी जो है आपकी मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है जब कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो इंटरप्रेटर और असेंबलर दो संस्थाएं ऐसी हैं, दो चीजें ऐसी हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके साथ में आते हैं ये। तो असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों काम क्या करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा के अंदर बदलते हैं। तो यहां पर जो है कोबोल, पास्कल और बेसिक, ये तीनों की तीनों जो है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा है जो कि आसान होती है। तो ये सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है, JSP का मतलब क्या होता है आपका? का मतलब दोस्तों सीधा है जावा सर्वर पैसेजेस, ठीक है ना। ये आपको बेसिक वही सीधे सपाट क्वेश्चन है जो बेसिक कंप्यूटर के अंदर आते वो। इसका काम क्या होता है, एक प्रकार का ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को हेल्प करता है। डेवलपर को हेल्प करता है क्या करने के लिए, एक पेज बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं वेब पेज। और ये किस चीज को काम में लेता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को काम में लेता है, साथ में लेता है XML और SOAP, इसको काम में लेता हुआ एक वेब पेज का निर्माण करता है कौन, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इनकी सहायता से, स्पेसिस की सहायता से इनको काम में लेता हुआ एक वेब पेज का निर्माण करता है जो होता है जावा सर्वर पैसेजेस, जो JSP का पूरा मतलब होता है, ठीक है। पॉज करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बिंग एक वेब सर्च इंजन है। वेब सर्च इंजन का मतलब होता है जिस जानकारी को आप किसी नेटवर्क की सहायता से किसी वेब पे जाकर के
प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपके लिए उन सभी जानकारियों को लेकर के आता है। जैसे गूगल को हम देखते हैं, है ना, उसी प्रकार से ये पूछ रहा है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन डैश के द्वारा किया जाता है। ये आपका डैश जो भरना है वो माइक्रोसॉफ्ट है, का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये आपका एक सर्च इंजन है। जिस प्रकार से आपका गूगल काम कर रहा है, जिस प्रकार से आपका बाइडू काम कर रहा है, ये क्या करता है कि वीडियो या अन्य प्रकार के कंटेंट को जो है वो इंटरनेट पर आपको उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग उसी प्रकार के आपका बाइडू है, उसी प्रकार से आपका गूगल है। तो सर्च इंजन जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर कंटेंट को उपलब्ध करवाने के लिए आपकी सहायता करते हैं। याहू जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है। ये वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है जो अनेक प्रकार की सूचनाओं को आपको उपलब्ध करवाता है, जैसे पोर्टल है, खोज संसाधन है, ईमेल है, वो सब इससे कर सकते हैं याहू से आप, लेकिन ये सर्च इंजन नहीं। अल्फाबेट इंक एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसके ऊपर क्या करते हैं कि गूगल ने 2015 में इसको पुनर्गठित कर करके स्थापित करवाया था, जो कि आपका अल्फाबेट इंक है। अमेजन, जैसा हम जानते हैं, अमेजन भी एक प्रकार का आपका ऐसा पोर्टल है जो कि आपकी वस्तुओं के लेन आदान प्रदान के लिए, यानी वहां पर आप सामान बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो, इस प्रकार का एक लिंक होता है अमेजन, जो कि हम अभी सब जने देखते हैं उसके अंदर भी क्या है क्या नहीं है ना। तो इसका सही आंसर जो माइक्रोसॉफ्ट होगा। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। वेब क्रॉलर एक इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, ये वेब स्पाइडर है। वेब क्रॉलर क्या है, वेब स्पाइडर है। तो ये क्या काम करता है, जैसा कि मकड़ी है तो इसकी पहुंच चारों तरफ होती है जाले की, उसी प्रकार से इंटरनेट पे कंप्यूटर पे जब काम करते हैं उसकी पहुंच पे चारों तरफ। इसे स्पाइडर बाट भी कहते हैं, इसे स्पाइडर बाट भी कहते हैं। ठीक है, वेब स्पाइडर, इसको स्पाइडर बाट भी कहते हैं। यह इंटरनेट में व्यवस्थित रूप से जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको क्या करता है, ये आमतौर पर वेब इंडेक्शन के कार्यों के लिए, वेब इंडेक्शन कार्यों के लिए उसके उद्देश्यों के लिए सर्च इंजन द्वारा संचालित होता है। सर्च इंजन द्वारा संचालित होता है। यानी इसे स्पाइडर बाट भी कहते हैं। और यह इंटरनेट बाट जो है, जो व्यवस्थित रूप से www को ब्राउज करता है, www को ब्राउज करता है, और साथ ही साथ वेब इंडेक्शन के द्वारा उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्च इंजन को भी संचालित करता है, जिसको बोलते हैं वेब स्पाइडर। बहुत सारे काम एक साथ करता है, जिसकी वजह से ये स्पाइडर यानी मकड़ी के नाम से इसको भी जाना जाता है। आप जब भी देखेंगे इसको यूट्यूब पे या कहीं पर भी, तो एक मकड़ी बना करके दिखा रखी होगी, उससे चारों तरफ से सेगमेंट्स को खोल रखा होगा। सही आंसर क्या होगा, वेब स्पाइडर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। देखिए दोस्तों, हमारे पास कंप्यूटर में इस प्रकार का सीपीयू, इसके अंदर दो चीजें हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। यहां आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस जो किसी सूचना को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करते हैं, और जब वो एनालिसिस हो जाते हैं सारे के सारे, तब वो सारे के सारे डेटा जो है हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिससे हम उन डेटा को प्राप्त करते हैं जो कि आपके प्रोसेस्ड हो चुके हैं। तो यहां पर होंगे इनपुट डिवाइस और यहां होते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस पूछा है उसने, तो ध्यान दीजिए, एक ऐसा सेगमेंट जो आपका प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है और प्लॉटर हो सकता है, जो कि आपका जहां जहां पर आपको
माउस दिखे ये इनपुट का है, कीबोर्ड दिखे इनपुट का है, ठीक है, और स्कैनर दिखे तो वो भी आउट इनपुट का है। तो यहां पर प्लॉटर जो है वो इनपुट में भी आता है डिवाइस में और आउटपुट में भी आता है। तो यहां कंफ्यूजन उत्पन्न करने के लिए प्रश्न आपको आयोग ने दिया था। तो सही आंसर जो होगा आपका प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। और वो जो है वो कीबोर्ड होना वो इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, तो वह स्कैनर जो है वह भी इनपुट डिवाइस है, इसलिए उसका आंसर वो गलत ऑप्शन है। और नीचे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर जो है आपका ये इनपुट डिवाइस का, नहीं आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट देखें, डैश अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी एक्सेस करते हैं। जैसे अपने बुक के अंदर चैप्टर होता है ना, तो वहां पर एक आजकल स्टिकर लगा लेते हैं कि इसको पढ़ना हो तो उसको खोला और वो चैप्टर निकल आएगा, वरना आप ढूंढते रहोगे। तो वो क्या होता है, बुक मार्क होता है। उसी प्रकार का बुक मार्क जो होता है वो आपके ब्राउजर में भी लगा होता है, और जहां से आपको पता हो कि इसको ब्राउज करके हम जल्दी से अपनी पसंदीदा जगह पे जा सकते हैं, तो वह बुक मार्क कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो बुक मार्क जो है इस 17वें क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये सेगमेंट जो है दोस्तों, जो यूपीपीएससी के लिए 2019 के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने आगे के जो तैयारी है उसमें लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।